नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अनोदर टॉपिक पे वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है तो डेफिनेटली अगर उसमें पॉलिटी आएगी तो पॉलिटी का मेजरली क्वेश्चंस आपका यहीं से उठाया जाता है, फंडामेंटल राइट से। पूरी वीडियो को फर्स्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फंडामेंटल राइट्स आप यहाँ पर अच्छे से समझाए जाएंगे आपको, इसी वीडियो में समझाएंगे और इसी वीडियो में आपका टेस्ट भी लेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए तो बेहद खास है, क्योंकि आप जानते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, बहुत मेजरली रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, यानी कि ऐसे अधिकार जो जन्म से ही भारत के नागरिक को मिले हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं, यानी कि भाग 3 में वो हैं। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के पार्ट 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 सभी हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। जो ये पार्ट 3 है संविधान का, यानी कि जो भाग 3 है संविधान का, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है ये चार्टर ऑफ राइट से आया है, जो किसके द्वारा इश्यू किया गया था? किंग जॉन के द्वारा, जो इंग्लैंड के हैं, 1215 में हुआ था। और ये पहला लिखित ऐसा दस्तावेज था जिसमें पहली बार नागरिकों के मूल अधिकारी यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो पार्ट 3 है संविधान का उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको हर इंग्लिश स्लाइड के बाद उसकी हिंदी की स्लाइड भी मिल जाएगी, क्योंकि वहां स्पेस कम होने की वजह से मैंने हिंदी की स्लाइड अलग से डाल दी है। तो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो आप हिंदी की स्लाइड से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और हर वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है ना? अब इंडिया में इसकी सबसे पहली मांग कब उठती है मौलिक अधिकारों की? तो देखिए, 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कुल 10 पॉइंट लिखे हुए थे, यानी कि 10 पॉइंटों पर ब्रिटिश सरकार को लिखकर दिए गए थे। 10 डिमांड लिखकर दी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। उस 10 पॉइंटों में एक डिमांड थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकारों की। कब आती है नेहरू रिपोर्ट? 1928 में आती है। ठीक है, और इसी नेहरू रिपोर्ट के बाद तुरंत 1929 में जिन्ना की रिपोर्ट आती है, जो 14 पॉइंट थे। जिसमें कितने पॉइंट थे? तो जिन्ना की रिपोर्ट में 14 पॉइंट थे और नेहरू की रिपोर्ट में 10 पॉइंट थे। यानी कि 10 पॉइंट और 14 पॉइंट का सीधा मतलब है कि नेहरू रिपोर्ट में 10 डिमांड थी, जिन्ना रिपोर्ट में 14 डिमांड थी। ठीक है, इसलिए उन्हें 14 पॉइंट कहा गया। अब पहली बार नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ। ठीक है, और इसमें पहली बार कहा गया कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थी, मैंने 10 पॉइंटों में से कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें निकालनी है। पहली बात यही थी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो ताकत है वो किसके हाथ में हो? सेंटर के हाथ में हो, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट इसमें एक आ गया था कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना है, किसको? माइनॉरिटीज को। अगर हम माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो उसकी वजह से कम्युनल सेंटिमेंट्स होंगे, यानी कि जो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में जो है भेदभाव होने स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा अनुमान था। इसलिए नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को खारिज किया गया था। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना है। ठीक है, जबकि बी आर अम्बेडकर जी इसके पक्ष में थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, और जिन्ना भी इसके रिपोर्ट इसके पक्ष में थे। पर नेहरू रिपोर्ट में इसके लिए मना किया गया कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। वो भी किस रीजन की वजह से? कि कम्युनल सेंटिमेंट्स ना हो। तीसरी बात है, नेहरू रिपोर्ट में ही 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। आप सोचिए, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और आज अगर ओरिजिनली बात करें, मतलब इस समय वास्तविक में बात करें, तो इस समय 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जब संविधान बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, जिसमें इक्वल राइट्स था वुमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के समान अधिकारों की बात थी। राइट टू फॉर्म यूनियंस, यानी कि संघ बनाने का अधिकार था। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका भी अधिकार उसमें था। ठीक है, तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स की बात थी? तो 19 फंडामेंटल राइट्स की बात थी नेहरू रिपोर्ट में। तो आपको याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया। ठीक है, और ये आपका हिंदी की स्लाइड है, जैसा कि आपसे कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। सारे आर्टिकल मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, यानी कि ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिक को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो 12 से 35 तक के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसमें किस तरीके से बांटे गए हैं वो आपको बता देते हैं।
राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। याद करते रहिएगा, 14 से लेकर 18 तक समानता के सारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की जो चर्चा है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 सभी के सभी स्वतंत्रता के अधिकारों की वार्ता करते हैं या बात करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार। किसी भी प्रकार से किसी का शोषण ना हो उसके खिलाफ भी मौलिक अधिकार हैं, जिनकी चर्चा आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता है, उसके अधिकार हमारे कौन से आर्टिकल में है, तो वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक सारे आर्टिकल हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की चर्चा है, वो भी किसमें है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। और छठा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि एक ऐसा राइट जिसके तहत आपके सारे फंडामेंटल राइट सुरक्षित हो सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 32। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत ये लिखित है कि अगर कभी भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, ठीक है, और उसको वो सुनवाई करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन कहा गया है किसका, संविधान का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसका प्रोटेक्शन देगा, फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एवरी सिटीजन को। तो इसलिए अगर कभी भी ऐसा हुआ कि किसी भी सिटीजन का कोई भी अधिकार किसी भी लॉ के द्वारा या किसी भी कानून के द्वारा छीनने की कोशिश हुई, तो वो लोग रिट्स दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। लेकिन हाई कोर्ट में तो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट दायर नहीं होती, और अदर मैटर पे भी वहां पर रिट दायर हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो रिट दायर होती है वहां पर केवल मौलिक अधिकारों के प्रति रिट को दायर किया जा सकता है। 5 तरह की रिट है, मैं अभी आपको सब चीज बताऊंगा कि 5 तरह की कौन कौन सी रिट की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं रिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो जो कानून बना है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी कि खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो अब है टोटल। इस समय अगर आपसे पूछें कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें इस समय मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब संविधान बनकर बना था तो उस समय टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो यानी कि एक कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया था, तो याद रखना मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई की सरकार में, और इसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, यानी कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, ठीक है, उसको आर्टिकल 31 को वहां से हटाकर, रिपेल करके वहां से हटाकर उसको बना दिया गया लीगल राइट, यानी कि एक कानूनी अधिकार दिया गया। कानूनी अधिकार ऐसे कि अगर जमीन आपकी है तो आपकी जमीन को आपका भाई उस पर मतलब कब्जा नहीं कर सकता, या कोई अनदर पर्सन उस पर कब्जा नहीं कर सकता, यानी कि कानूनी अधिकार हो जाएगा। अगर जमीन आपके नाम है तो वो आपकी नाम रहेगी, ठीक है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने का सीधा बात ये थी कि सरकार को अगर वेलफेयर के लिए कुछ काम करने हैं तो सरकार को जमीनें चाहिए होंगी, ठीक है। सरकार को रोड्स बनानी होंगी, सरकार को हाईवे बनाने होंगे, तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता होगी। अगर ये फंडामेंटल राइट हुआ तो उससे ये हो सकता है कि लोग अपनी जमीन अगर ना देना चाहें तो सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोकना भी पड़ सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया और उसको लीगल राइट में डाला गया कि अगर जमीन आपकी है तो वो जमीन आपकी ही रहेगी, आपके नाम ही रहेगी, उसको कोई और अपने नाम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो लीगल राइट है, वो कानूनी अधिकार है आपका, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हुआ तो फिर तो जमीन आपसे कोई छीन ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार को अगर कोई वेलफेयर के लिए काम करना है और सरकार आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी मुआवजा दे रही है और आप कह रहे हो नहीं जी हम नहीं देंगे जमीन अपनी, तो फिर सरकार उसमें कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो मौलिक अधिकार है। तो इसलिए मौलिक अधिकार की सूची से इसको निकाला गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल था जो पहले फंडामेंटल राइट्स में था और बाद में वो लीगल राइट हुआ, तो याद रखना वो राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी कभी भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना। तब था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर अब नहीं है। अब ये लीगल राइट है, यानी कि यह कानूनी अधिकार है आपका, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। और किसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया, तो वो भी याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 300A है, ये किस में बात करता है, तो ये पार्ट 12 यानी कि भाग 12 में इसको डाल दिया गया। भाग 12 आर्टिकल 300A आपका किसकी बात करेगा, राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है। जो अब क्या है आपका लीगल राइट। और किसकी सरकार थी, किस सरकार ने ये किया, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, जब ये हुआ था।
याद रखेंगे। इतनी सारी आपको नॉलेज मैंने यहाँ पर दी। 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 थे, 7वां कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44वें संविधान संशोधन से हटाकर 300A आर्टिकल में उसको डाला गया और उसको लीगल राइट बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, और भाग 12 में उसको डाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हर एक आर्टिकल की। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि जो राज्य है यानी कि जो भारत है, भारत के क्षेत्र में जो कानून के समक्ष किसी की व्यक्ति की समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी कैसी भी सरकार हो, लेकिन सरकार से कोई वो नहीं है, कानून सभी के लिए बराबर है। यानी कि कानून की नजर में सभी एक तराजू के हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर आदमी होगा उसके लिए कानून अलग होगा, जो गरीब आदमी होगा उसके लिए कानून अलग होगा। नहीं जी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि इस देश का किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी समूह का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। और ये बात कौन करता है? आर्टिकल 14 करता है। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ग्राउंड रियलिटी तो देखो कुछ और ही होती है, लेकिन फिर भी संविधान में ये आर्टिकल 14 में निहित है, ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान है। ठीक है, फिर वह चाहे खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो और खुद मैं क्यों ना हो। अगर मैं और प्रधानमंत्री जी भी हैं तो हम दोनों कानून की नजरों में बिल्कुल समान व्यक्ति हैं। अगर कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य है तो उसमें दोनों सजा पाने के अधिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 पर तो फिल्म भी बनी हुई है आयुष्मान खुराना की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। 5 चीजों पर कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता, यानी कि 5 पॉइंटों पर कभी भी भेदभाव हो ही नहीं सकता। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? आप किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रेस का मतलब होता है कि किसी के रंग रूप के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते कभी भी। कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते, जाति के आधार पर आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। जेंडर यानी कि मेल फीमेल या अदर जेंडर, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है जो तमिलनाडु में पैदा हुआ है, ठीक है, सपोज करो, या फिर वो बिहार में पैदा हुआ है, तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आप बिहार में पैदा हुए इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं जी, प्लेस ऑफ बर्थ पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हो, अगर कोई पब्लिक अपॉर्चुनिटी निकली है तो उसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, आर्टिकल 15 में कभी भी ये नहीं हो सकता कि किसी विशेष धर्म को आप जो है अपलिफ्ट करो या उसको बढ़ावा दो। नहीं, ना रिलीजन पे, ना रेस पे, यानी कि ना तो धर्म पर, ना रंग के भेद पर, ना किसी जाति के आधार पर, ना किसी जेंडर के आधार पर, और ना किसी जन्म के प्लेस के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता। ये बात आर्टिकल 15 कहता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आर्टिकल 15 कहता है कि 5 चीजों के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। आई होप आपको आर्टिकल 15 समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पर, जिसका नाम है आर्टिकल 16। देखो आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 के तहत ये एक प्रावधान है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी तो उस गवर्नमेंट जॉब में सभी को समान अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है। यानी कि किसी भी सिटीजन को ना तो रिलीजन के आधार पर, ना उसके रंग रूप के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना जेंडर इनइक्वालिटी के आधार पर, और ना डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस या इनमें से किसी भी चीज के आधार पर, ठीक है, कि वो कहाँ का निवासी है, वो मेल है फीमेल है या अदर जेंडर है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रंग रूप क्या है, उसका धर्म कौन सा है, इन चीजों के बिना किसी भेदभाव के उसको समान अवसर का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 यही बात कहता है कि आर्टिकल 16 के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और किसी भी ऑफिस में, यानी कि कोई भी जॉब निकली, जैसे आप ऐसे समझिए जैसे एसएससी की जॉब निकली, ठीक है, एसएससी की जॉब निकली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब निकली, तो उसमें जो जॉब को अप्लाई करने वाले होंगे वो ऑल इंडिया से अप्लाई करेंगे। कहां से? ऑल इंडिया से। अब एसएससी ये थोड़ी कहती है कि इसमें केवल और केवल यूपी का बंदा अप्लाई करेगा या बिहार का बंदा अप्लाई करेगा या झारखंड का बंदा अप्लाई करेगा, है ना? नहीं ना। तो यानी कि जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होंगी उस सब में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज रिजर्वेशन। तो यहां पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया जा सकता है पब्लिक जॉब्स में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में।
ठीक है। लेकिन अप्लाई करने के लिए किसी को यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि आपको किसी भी पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल 16 भी समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अछूत चीजें होती थी पहले, ऐसा चलता था अब से पहले, जब संविधान बनने से पहले अगर मैं बात करूं तो लोग बाग ऊंच नीच का बहुत फर्क करते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा भी कहा है, और उन्होंने इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा है क्योंकि ये किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी वर्ग के लोगों के साथ होने नहीं देता। ठीक है, अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले लोग ऊंच नीच का बहुत भेदभाव करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दबा दिया जाता था, उन तक राइट एजुकेशन नहीं पहुंचती थी, उन तक रिसोर्सेज नहीं पहुंचते थे। ठीक है, संसाधन उन तक नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रताड़ित, बहुत शोषित किया जाता था। तो आर्टिकल 17 आपसे ये कहता है कि अगर किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी किसी भी रिलीजन में या किसी भी सोसाइटी में अगर पाई गई, तो वो पहली बात तो आपकी कैसी होगी, पनिशेबल होगी, यानी कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, यानी कि दंड कार्रवाई इसमें आपको दी जा सकती है, आपको जुर्माना प्लस आपको जेल, दोनों चीजें हो सकती हैं अगर अनटचेबिलिटी कहीं भी प्रैक्टिस होती है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, और आर्टिकल 17 ये मूल अधिकार भी देता है कि आपके आधार मतलब आपको किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी नहीं की जा सकती किसी भी समाज में। ठीक है, और गांधी जी ने तो कहा भी है इस आर्टिकल को कि ये आर्टिकल जो है वो संविधान का दिल और संविधान की आत्मा है। तो गांधी जी के आधार पर आर्टिकल 17 को कहा गया था, और बी आर अम्बेडकर जी के आधार पर आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, तो बड़े सरल चीजों से आपको समझा रहा हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 18। इसका मतलब है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि किसी भी टाइटल्स का खंडन, यानी कि जो टाइटल्स होंगे वो किसी भी तरीके से किसी भी हर सिटीजन को कभी भी नहीं दिए जा सकते। ठीक है, टाइटल्स का मतलब होता है जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये एक टाइटल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये हर किसी सिटीजन को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे लता मंगेशकर जी हैं तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया, है ना, यानी कि स्वर कोकिला कहा गया। तो अब ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को जो भी उस गाने वाले सिंगिंग फील्ड में होगा उसको नाइटिंगेल की टाइटल दे दिया जाएगा, तो नहीं। ठीक है, हर किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता, ऐसी मिलिट्री हुआ या एकेडमिक हुए, यहां पर हर किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो जो उपाधि होती है उपाधियों का खंडन है, हर किसी को किसी प्रकार की विशेष उपाधि हर किसी को नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके एक सर्कमस्टेंसेज है, उसके क्लोजेज है, किस किस आधार पे किसी को उपाधि दी जा सकती है। ठीक है, आगे बात समझ, तो ये आर्टिकल 18 है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता की बात, आर्टिकल 19 आपको देता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब अगर स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको इसमें दी गई है, देखो। पहली स्वतंत्रता आपको दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दबाव के। दूसरा है असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना किसी शस्त्र के आप जो है एक तरीके से सभा आयोजित कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्म्स। अगर आप आर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, उसमें आपको दंडिक कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। तो आप असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी पीसफुली आपको करना होगा, लेकिन बिना किसी आर्म्स के। आपने देखा होगा जब सरकार की किसी चीजों के विरुद्ध कभी प्रोटेस्ट होता है तो धरना देने का आपका जो है मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप धरना दे सकते हैं, लेकिन धरने की भी कुछ धारणाएं हैं कि एक तो उसमें कभी भी किसी प्रकार का अशांति क्रिएट ना हो, आप उसमें किसी भी चाकू, छुरी, बंदूक, इन किसी भी चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आपको स्वतंत्रता तो दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीजों में बाइंड भी किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खुला जो है आर्म्स लेके घूमेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ रिलीजन्स में आर्म्स को अलाउ किया गया है, जैसे सिख कम्युनिटी में कृपान को अलाउ किया गया है। ठीक है, जो वो रखते हैं, आपने देखा भी होगा, जो सिख कम्युनिटी है वो रखते हैं, तो उनको वो दिया गया है, वो क्लोजेज है, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी कि आप अपना संगठन बना सकते हैं, इसकी भी आजादी आपको है, लेकिन वो संगठन देश के विरुद्ध ना हो। अगर देश के विरुद्ध होगा तो फिर आप पर दंडिक कार्रवाई इस पे भी कर दी जाएगी। यानी कि आपको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाइंडेशन भी रखी गई है, आप पे लिमिटेशन भी है, बाउंडेशन भी है। ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत की सीमाओं में अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। भाई आप उत्तर प्रदेश से बिहार जाइए, बिहार से झारखंड जाइए, आप उड़ीसा जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता घूमने से।
ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, और इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, जहां आप चाहे, ठीक है। आपका मन करता है आप झारखंड में रूम लेके रह सकते हैं, आपका मन करता है आप छत्तीसगढ़ में प्लॉट बनवा सकते हैं, आपका मन करता है आप हिमाचल प्रदेश में रह लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको रहने की आजादी भी है और आपको काम करने की भी आजादी है। लेकिन अब काम करने के भी कई, अब बिजनेसेस भी कई तरीके के होते हैं। देखो, एक बिजनेस होगा जो राइट बिजनेस होगा, यानी कि नंबर 1 बिजनेस होगा, एक नंबर में सारा काम होगा, ठीक है। सरकार को आप टैक्स पे करेंगे तो वो बिजनेस आपका लीगल है, क्योंकि वो सरकार की नजरों में लीगल बिजनेस है। अब आप करो अफीम की खेती, ठीक है, या आप जो ये होती है हीरोइंस होती हैं, इनकी स्मगलिंग करो, तो भाई आप तो कहोगे हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें तो ये मौलिक अधिकार है। तो नहीं, एक्सेप्शन भी है। आप बिजनेस करोगे, लेकिन बिजनेस कौन से करोगे वो भी आपको पता है। आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिससे किसी भी प्रकार के समाज में किसी भी बुराई की प्रचार हो, ठीक है। अब आप समाज में नशे की चीजें नहीं बांट सकते, है ना। इलीगल स्मगलिंग या किसी भी प्रकार की स्मगलिंग आप कर ही नहीं सकते, भले ही वो बिजनेस सही। तो इन चीजों में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर कुछ बाउंडेशन भी लगाई गई है, ठीक है। तो आपको टोटल कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 19 में? तो 6 प्रकार की फ्रीडम आपको मिली है। आपको बोलने की आजादी मिली है, आपको असेंबली करने की आजादी मिली है, आपको संघ बनाने की आजादी मिली है, आपको घूमने की आजादी है, आपको रहने की आजादी है, आपको बिजनेस करने की आजादी है। ये सारी आजादी आपको आर्टिकल 19 में मिलती है। अगला आता है आर्टिकल 20। देखो, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 20 कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो उसको किस तरीके से पनिशमेंट दी जा सकती है, या किस आधार पर आप उसको पनिशेबल ऑफेंस कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, अब उस क्राइम की उसको सजा मिल गई, ठीक है, उस क्राइम की उसने सजा काट ली, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो फ्यूचर में उसी क्राइम की दोबारा सजा काटेगा, नहीं जी। किसी भी क्राइम की किसी भी व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है, यानी कि दोहरा दंड हमारे यहां नहीं हो सकता, ठीक है। किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसको चोरी की सजा मिल गई, उसने 3 साल जेल में काटे, अब उसी चोरी की सजा उसको आगे भी नहीं मिलेगी, उसने एक बार उस सजा को काट लिया, तो इसलिए केवल हमारे यहाँ एक बार पनिश करने का प्रावधान है। ये नहीं कि एक ही चीज के लिए बार बार उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और किसी पर भी जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया जा सकता गवाही के लिए, किसी भी पर्सन पर गवाही के लिए जबरदस्ती दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। ये भी आर्टिकल 20 के तहत आपको फ्रीडम राइट मिला हुआ है, या फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपने जो कृत्य किया है, जो आपने कन्विक्ट किया है, उस चीज के प्रति आपके पास क्या क्या अधिकार है, तो आपके पास यही सारे अधिकार है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का पहला जो आपका आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 21 आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी इमरजेंसी लगती है तो 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21 है, इन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के वक्त, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपको जीने की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपसे आपके प्राणों को या आपकी आजादी को कोई नहीं छीन सकता, जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 21 आपको क्या देता है? मौलिक अधिकार देता है। और इसी में ही 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, याद रखिएगा, इस आर्टिकल में नहीं, मतलब आर्टिकल 21 ए एक नया आर्टिकल डाला गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसके तहत ये कंपलसरी कहा गया कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री यानी कि मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान के लिए 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 ए को संविधान में जोड़ा गया, जिसका टाइटल क्या है? तो इसका है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो हमें मिला है, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जोड़ी गई है, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, ठीक है गाइस। अगला आता है आर्टिकल 22। देखो, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको ये मौलिक अधिकार मिलते हैं। पहला मौलिक अधिकार उसका यही है कि जिस व्यक्ति को अधिकार, मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये पुलिस की ड्यूटी होगी,
ठीक है, लेकिन इसमें वो समय काउंट नहीं होगा जो उसको लाने और ले जाने में लगा है। सपोज करो किसी व्यक्ति को फ्राइडे में पकड़ा गया और सैटरडे और संडे में कोर्ट बंद है, तो ये समय काउंट नहीं होगा। यानी कि आप कहेंगे भी इसमें तो ये लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को पेश करना ही करना है कोर्ट के आगे। तो अगर किसी व्यक्ति को फ्राइडे में पकड़ा गया, समझो शाम को पकड़ा गया, अब सैटरडे संडे कोर्ट बंद रही, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को मंडे में ही पेश किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्शनल यही केसेस है। एक तो जो यात्रा में लगने वाला समय होगा वो कभी भी 24 घंटे में काउंट नहीं होता। दूसरी बात, जो ये छुट्टी का समय होता है वो कभी इसमें 24 घंटे में काउंट नहीं होता। और अगर किसी व्यक्ति को मंडे की सुबह पकड़ा गया है तो ये पुलिस का दायित्व है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, अगर नहीं करती है तो पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट फिर एक्शन लेती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हमें मिला है, यानी कि उस व्यक्ति को मिला है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये उस व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो ये बंदी वाले लोगों को मिला हुआ फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 23 और 24 की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 को आप ऐसे समझिए कि ये शोषण के विरुद्ध कानून है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, किसी व्यक्ति की मानव तस्करी की जा रही है, तो ये बिल्कुल इलीगल है। इसके प्रति आपको सजा दी जा सकती है और सजा दी जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल 25 ये कहता है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो 14 ईयर्स से एज के नीचे बच्चे हैं, उन्हें आप किसी भी कीमत में फैक्ट्रीज में या किसी भी ढाबे पे या किसी भी शॉप पर आप उन्हें एम्प्लॉयड नहीं रख सकते। यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप कानून के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21A के तहत, अभी मैंने बताया था आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के पास, उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी स्टेट। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार है। अगर 6 से 14 साल का बच्चा चाहे तो वो मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसको शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है, लेकिन मौलिक अधिकार तो मिला हुआ। जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है वो लोग लड़ सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो बेचारे, उनका शोषण होता ही जाता है ना। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है किसी भी प्रकार की मानव तस्करी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की मानव तस्करी नहीं होगी। और 24 आर्टिकल ये कहता है कि 14 साल से नीचे बच्चों को किसी भी प्रकार से काम पर नहीं रखा जाएगा, यानी कि उन्हें रोजगार में नहीं लाया जाएगा। इससे उनका जीवन खराब होगा, उनका बचपन खराब होगा, शिक्षा से वो वंचित रह जाएंगे, जिसकी वजह से देश की जो विकास है ना, या देश की जो तरक्की है वो धीमी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार। अगले आर्टिकल है आर्टिकल 25 से 28। तो ये आर्टिकल जो 25 से 28 है, ये धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। किसकी स्वतंत्रता देते हैं? धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। यानी कि जो भी धर्म को, जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है। ये हमारे देश में स्वतंत्रता है उस व्यक्ति की। ठीक है, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रहना है कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप मतलब उनके ठेस ना पहुंचाएं। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, दूसरों को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति आप किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं करेंगे जिससे वायलेंस क्रिएट हो। वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, अगले आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 29 और 30। देखो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 29 तो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों की जो सब्जेक्ट है उन सभी का संरक्षण उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाएगा, शैक्षिक संस्थान बनाए जाएंगे, उनकी स्थापना की जाएगी, प्रशासन का अधिकार उन्हें मिलेगा। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, समझ गए? उनकी प्रोटेक्शन करता है उनके इंटरेस्ट की, और एजुकेशनल राइट्स भी उन्हें प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उन्हें प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 29 30 आपको समझ आ गए। एंड लास्ट आर्टिकल आपका होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 देखिए 32वां आर्टिकल वो आर्टिकल है जो सभी आर्टिकलों को बचा सकता है। यानी कि इस आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा गया है, संविधान का उपचार। ठीक है, संविधान का उपचार कैसे? सपोज करो जितने अभी तक मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे, इनमें से किसी भी अधिकार का आपका अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के बिल्कुल हकदार हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप 5 तरह की रिट्स को दायर कर सकते हैं। पांचों रिट्स आपको बता देते हैं। एक है हैबीज कॉर्पस, दूसरी है मेंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियोररी, और पांचवी है क्यू वारंट।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिट्स को सुनना ही सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले से कभी भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन कहा गया फंडामेंटल राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर संविधान के आधार पर मिले हुए मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, रिट्स दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट को उसकी सुनवाई करनी होगी और आपको आपका जस्टिस देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, लेकिन आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रिट्स किस कोर्ट में दायर की जा सकती हैं, तो रिट्स जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती हैं और रिट्स आपकी हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह दबाव है कि वो संरक्षण करता है किसका, संविधान का, हमारे मौलिक अधिकारों का। लेकिन आर्टिकल 226 क्या कहता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट में दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट में जो है वो दांडिक न्यायालय है, यानी कि वहां पर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग में रहते हैं। तो एक बार को हाई कोर्ट कह सकता है कि अभी समय नहीं है, कुछ समय बाद इस पर जो है सुनवाई करेंगे, यानी कि वो देरी कर सकता है या आपकी रिट्स को मना भी कर सकता है। वो हाई कोर्ट के पास उसका राइट है। ठीक है, क्योंकि उसके पास और भी केसेस पेंडिंग में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इन रिट्स को दायर करने के लिए मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को ये रिट सुननी ही सुननी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी PIL लगती हैं। ठीक है, आए दिन ना जाने कितनी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगती है और उन्हें सुनवाई करनी होती है जब रिट्स की दायर होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्गों के लोग ये मतलब दूसरे के प्रति आरोप लगाते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हुआ है, हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें सुनवाई करनी होती है और फैसला भी देना होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट की केवल रिट्स दायर की जा सकती है। यानी कि अगर आपसे पूछे केवल फंडामेंटल रिट्स दायर कहां पर की जा सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स की रिट केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है। लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की भी रिट्स दायर की जा सकती हैं और अदर मैटर पर भी लगने वाली रिट्स भी यहां पर दायर की जा सकती हैं। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले जो न्यायिक क्षेत्र है वो रिट्स के मामले में बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स की रिट्स को दायर करता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो बड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स की रिट्स को दायर कर रहा है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को भी देखेगा और अदर मैटर पर लगने वाली रिट्स को भी वो देखेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से इस मामले में बड़ा है। लेकिन हाई कोर्ट मना भी कर सकता है रिट्स दायर करने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपकी रिट को दायर करेगा और उस पर सुनवाई भी करेगा ही करेगा। आगे बात समझ। अभी जितनी भी रिट्स यहाँ पर है, 5 तरह की रिट्स, ये आपको अगली वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि 5 की 5 रिट्स यानी कि किन तरीकों से सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का या किसी भी समूह का, किसी भी वर्ग का अगर मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन होता है। ठीक है, तो ये 5 रिट्स किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे काम करती हैं और किस तरीके से दायर की जा सकती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल अभी आपको जो मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए वो सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे मौलिक अधिकार आपको बताए गए हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से आप इस वीडियो को देख लेना। और अब रिवीजन के लिए नेक्स्ट आपका MCQ टेस्ट है, इसलिए आपने अगर कोई भी चीज अभी स्किप की है तो आप उसको अभी पूरा देख लो। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं अब का टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कौन सा अनुच्छेद कानून की समता की बात करता है, यानी कि सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए कानून समान है। ये किस आर्टिकल में बात है बताओ। आर्टिकल 16 में नहीं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 16 तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यानी कि समान अवसर प्रदान करता है जो पब्लिक जॉब्स होती हैं। आर्टिकल 15 ये तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता था, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है, आर्टिकल 14। ठीक है, क्या सही उत्तर है इसका, आर्टिकल 14। तो कौन सा अनुच्छेद है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, तो वो आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स, यानी कि समानता के जो अधिकार हैं ये किन्हीं 5 आर्टिकल्स में निहित है। अब बताओ इनमें से कौन से वो 5 आर्टिकल है जिसमें समानता के अधिकारों की बात है। तो वो कौन से अधिकार हैं जो समानता के अधिकारों की बात करते हैं। आर्टिकल 16 से आर्टिकल 20 नहीं जी, ये समानता के अधिकारों की बात नहीं करता। आर्टिकल 15 से और आर्टिकल 19 नहीं, ये भी आपके समानता के अधिकारों की बात नहीं करता। आपके समानता के अधिकार कौन से हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी है। कौन है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि समानता के अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी यानी कि एबॉलिश, किस अनुच्छेद के तहत जो
अछूत या छुआछूत जो प्रैक्टिस पहले होती थी उसका खंडन किया जाता है, तो वो है आर्टिकल 17, जिसको महात्मा गांधी ने संविधान का दिल और संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत ये स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को खुलकर रख सकते हो, अपने भावों को, अपने विचारों को खुलकर रख सकते हो? ये आपका आर्टिकल 19 है, ठीक है, जो आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, आपको असेंबली बनाने की स्वतंत्रता देता है, आपको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता देता है और कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ पर्सन टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस? देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है वो अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। शायद ही किसी का काम भी आ जाए आज की वीडियो। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिस मौलिक अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करता है तो कानून उसका संरक्षण करेगा, ठीक है, जैसे आप देखते हैं। लेकिन उसमें भी देखो क्लोजेज है। अब वो बालिग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि नाबालिग के साथ। नहीं जी, आप नाबालिग के साथ शादी करेंगे तो आप कानूनन क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे और आपके प्रति पनिशेबल ऑफेंस होगा और आपको उसकी सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो 27 मार्च 2018 में एक शक्ति वाहिनी और संघ के बनाम एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार है कि सभी को, मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकता है अपनी पसंद से, और ये एक मौलिक अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किसके आर्टिकल के अंदर डाल दिया? तो आर्टिकल 21 के तहत इसको उसमें जोड़ दिया। तो आप याद रखना कि अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना मौलिक अधिकार है, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।